खास तौर पे अमित शाह को अंग्रेजी से परेशानी है। पर एक चीज मैं हर जगह कहना चाहता हूं, स्पेशली जब हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में मैं बात करता हूं, कि एक अन्याय हिंदी वालों ने बहुत किया इस देश के साथ। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। क्या मैंने पंजाब चले जाइए, आप हिंदी रीजन के बाहर चले जाइए, तो हर एक आदमी 3 लैंग्वेजेस बोलता है। अपनी लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है। हिंदी के रीजन में कोई तीसरी इंडियन भाषा बोलने को तैयार नहीं है। एक वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम पे संस्कृत थोप दी गई थी, जो किसी ने ना सीखी है ना किसी ने बोली। तो मैं लैंग्वेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो प्रहर की हम बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, वो खास करके 2 लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा दिखती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अपने हिस्टोरिक रीजंस हैं कि दोनों ने अपने आप को एक नेशनल लैंग्वेज की तरह प्रोजेक्ट किया है और तभी एक नेशनल गवर्नमेंट इनकी तरफ फोकस रखती है। पर ये जो फोकस है, इसको हम इमरजेंसी से जोड़ना चाहते हैं। आज इमरजेंसी की बात करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक इमरजेंसी और आज के हालात हैं, सिम्टम जरूर मिलते हैं कि प्रेस फ्रीडम पे अटैक है, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है, पर क्या कॉजेस दोनों के सिमिलर हैं? और कॉजेस के बिना क्या आप ये चीजों की बात कर सकते हैं या कंपैरिजन उठा सकते हैं? ये जो करंट रिप्रेशन का दौर आया है, उसको आप इमरजेंसी से अगर कंपेयर करें तो वो रिप्रेशन उस समय आया था जबकि इंदिरा गांधी एक बैकफुट पे थी, उनके खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ रही थी, उन्हें अपनी गद्दी का डर था। ये रिप्रेशन चालू तब होता है जब मोदी 20 साल में पहली बार पूरी मेजॉरिटी जीत के आते हैं। उनको ना किसी रिप्रेशन का डर है, उनको ना किसी गद्दी हिलने का इमीडिएट डर है, पर रिप्रेशन स्टार्ट होता है किसी और कारणों से। और वो कारण क्या है, हमें वो कारण समझना जरूरी है। ये जो आरएसएस का फिनोमेनन है और जो मोदी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोदी को अकेले मोदी नहीं सोचना चाहिए, वो एक आरएसएस की पैदाइश है, आरएसएस में ही से निकला है, और मोदी जब गायब होएगा तो आरएसएस किसी और को ले आएगी, उतनी बड़ी बात नहीं। आरएसएस चाहती क्या है? फैसिज्म से जो कुछ आरएसएस ने सीखा है, मेरे को मालूम है कि ये नया एक डिबेट छोड़ गया है लेफ्ट में, जो मेरे को समझ नहीं आता कि उसको हम न्यू कहें या पोस्ट कहें या क्लासिकल फैसिज्म कहें, या ये जो डिस्कशन करात ने शुरू कर दिया था जिसका कोई मायना नहीं है। आज फैसिज्म से बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर्ड है आरएसएस, फैसिज्म से सीखा है, और फैसिज्म के जो दायरे हैं उस पे आरएसएस ने ऑपरेट किया है। और वो चाहता क्या है? वो चाहता है जो एक हिटलर के अपने कहने में एको था, वो क्या 1000 ईयर राइट। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब नाजिज्म चालू हुआ था, उसकी एम्बिशन ये नहीं थी कि हम 4 साल या 5 साल में खत्म हो जाएंगे। आइडिया ये था कि 1000 ईयर राइट इस्टेब्लिश होगी। आरएसएस जब 2014 में आया है, वो इस मंशा से ही पावर में आया है कि वो पावर से कभी हटे नहीं। और इस पावर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इस पावर को आप पूरी तरह से इस तरह कायम करना चाहते हैं कि आपको सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाए, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स बहुत जरूरी है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स हैं, अब हमें हर तरफ दिख रहे हैं। आरएसएस जिसका डिमांड रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोशल होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का डिमांड है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा समझती है कि 4 या 5 चीजें। ठीक है, जुडिशरी पे कंट्रोल, हमने देखा है जुडिशरी में क्या हो रहा है। हमने देखा है कि एग्जीक्यूटिव और
ब्यूरोक्रेसी का क्या कैसे कंट्रोल है। हमें मालूम है आज यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में कौन बैठे हुए हैं, किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका असर आज नहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आगे तक चलेगा और वो लोग फिर बैठ के आगे चुनेंगे। पॉलिटिकल कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल। पर ये जो हम बात उठाते हैं कि मीडिया, प्रेस या जर्नलिज्म जो 5th पिलर की बात उठाती है, ये 5th पिलर आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से एब्सेंट है। मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी गलती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में कि मीडिया प्रोटेक्शन और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह की मीडिया हमारे पास होनी चाहिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसका कोई एक सेक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक आर्टिकल 19 है, उसके अलावा कोई भी ये बात नहीं उठी थी। जबकि हमारे फाउंडिंग फादर्स में कई ऐसे थे जो जर्नलिज्म से आए हैं या जर्नलिज्म से बहुत जुड़े हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट्स हो रहे थे कि आप किस तरह का मीडिया चाहते हो इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ था। और ये इस विचार की कमी का आज तक हम भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि मीडिया 2014 में खत्म हुई है तो बात ऐसी नहीं है। मीडिया में इंडिया में कभी ज्यादा जान नहीं थी और ये बात हमें मालूम है। और मैं जब बात मीडिया की कहता हूं, मैं मीडिया को जर्नलिज्म से अलग देखना चाहता हूं। उसका मैं आपको क्या एनालॉजी दूं कि जिस तरह डॉक्टर और अस्पताल में अंतर होता है, अस्पताल चलाने वालों में, अस्पताल को ओन करने वाले में, अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले में, वही अंतर है मीडिया में और जर्नलिस्ट में और जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म एक इंडिविजुअल पेशा है जिसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ये जो नया विश्वास आ गया है कि कोई भी माइक उठा के कैमरा लेके जर्नलिज्म कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म के अपने तौर तरीके हैं, एक दायरा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक कमिटमेंट टू फैक्ट्स, टू क्वेश्चनिंग ऑफ पावर। मैं 4 चीजें बोल सकता हूं जो जिसके बिना आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। मीडिया जो है एक सुपर स्ट्रक्चर है जो जर्नलिज्म को पॉसिबल करती है या होना ये चाहिए था। पर दिक्कत हमारी ये आई है क्योंकि हमने कभी ये ढांचा नहीं बनाया था, तो मीडिया ओनरशिप हमेशा हमने प्राइवेट हैंड्स में छोड़ दी थी। आज आपको जर्नलिज्म शुरू करने के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती हैं बत्ता कि अगर आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं, आपके पास एक बड़ा सूटकेस है, पैसे हैं, तो आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस चलाई किसने है इस देश में? हिस्टोरिकली अगर आप फ्रेमवर्क देखें, जिसको हम आज झूठ प्रेस कहते हैं, जो पूंजीपति थे, कैपिटल थे, जिन्होंने मीडिया को शुरू किया, वो सिर्फ पूंजीपति भी थे, कैपिटलिस्ट भी थे और वो सारे के सारे एक ही जाति से। जाति का भी रोल बहुत अहम है। ये रोल जो आज जाके शायद लेफ्ट को पूरी तरह समझ आ रहा है। ये सारे बनिया कम्युनिटी से थे, जितने के जितने हमारे मीडिया ओनर्स थे। और इस कम्युनिटी में वैसे भी अगर आप देखेंगे जो मारवाड़ी ओनरशिप, खास करके बनियों में से भी मैं बोल रहा हूं, जो मारवाड़ी ओनरशिप थी झूठ प्रेस की, यही ओनरशिप ने हिंदुत्व का जो स्प्रेड हुआ है, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, गीता प्रेस की फंडिंग भी वही मारवाड़ियों से आई है जिन्होंने हमारी ये नेशनल मीडिया को इस्टेब्लिश किया है। इस ओनरशिप में एक हिंदुत्व में बहुत गहरा विश्वास है, कास्ट से जुड़ा हुआ है, उनके अपने बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और ये जो मीडिया है ये सरकार के साथ हमेशा चला है जब तक कि इनके इंटरेस्ट सरकार के साथ जुड़े। आप ना भूलें कि इमरजेंसी के टाइम पे आज बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारे ऊपर ये हुआ था। ट्रिब्यून ने आज आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई ट्रिब्यून को बंद करने की बात हुई थी। भाई रामनाथ गोयनका को अगर हम एक क्रूसेडर माने तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि वो एक जनसंघ के सीनियर लीडर थे, वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट संभाल रहे थे। आज इंडियन एक्सप्रेस में वो क्रूसेड नहीं दिखता है, ना ट्रिब्यून में दिखता है वो क्रूसेड। आज ये हालात है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस सरकार को पैसे ऑफर कर दे अपने आप को बंद करने के लिए तो सरकार उन्हें बंद नहीं करेगी। वो तो सरकार का इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, उनके
ऑप-एड पेजेस पे, एडिट पेजेस पे रोज वो चीजें छप रही हैं जो सरकार चाहती है। तो ढांचा इतना बदला क्यों? क्योंकि ये सवाल हमेशा ओनरशिप का था। सिर्फ सरकार की कंट्रोल की बात नहीं है, ओनरशिप की फंडिंग और ओनरशिप का कंट्रोल। इमरजेंसी के समय कुछ ओनर्स के इंटरेस्ट सरकार के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया था। अगर ये प्रैग्मेटिक आइडियलिस्टिक ऑपोजिशन होती तो वो ऑपोजिशन आज भी हमें दिख रही होती, वो नहीं दिखी। इसके बाद जो पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज है जिसमें नए मालिक आए हैं, वो नए मालिक भी उसी कम्युनिटी में से आए हैं, बाय द वे, वो भी बनिए हैं, वो अंबानीज हैं, अडानीज हैं, उस या ट्रेडिंग कुछ खतरी कम्युनिटी से आए, वो भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, अरुणपुरी जैसे लोग हैं। पर वो ढांचा वो का वो ही रहा है, पैसे का कंट्रोल और मीडिया का कंट्रोल है जिसके सिर पे मीडिया चली है। और जब मौका मिला है तो ये लिबरलाइजेशन की भी उतने बड़े सपोर्टर मिल गए। भाई जिस मालिक के जेब लिबरलाइजेशन से भर रहे हैं तो वो लिबरलाइजेशन को क्रिटिकली एनालाइज करेगा, क्यों करेगा? इसमें जर्नलिस्ट के पास क्या रोल रह जाता है? बहुत छोटा रोल रह जाता है, क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर जर्नलिस्ट को ये पता है। कुछ हद तक कुछ प्रोटेक्शंस इंडियन लॉ में दी गई थी एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत। वो एक्ट को डाइल्यूट किया गया पोस्ट लिबरलाइजेशन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से। जुडिशरी जजमेंट देने में भी बहुत डिले करती है। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंडर अपने मालिक को ओपन मैगजीन के संजीव गोयनका के साथ केस लड़ा, तो वो केस की डिसीजन ही 6 साल लग गई थी। मेरे को तो खुदा न खास्ता एक नौकरी मिल गई थी। जो आम आदमी अगर ये केस लड़ेगा तो उसको ना नौकरी होगी ना कोई काम होगा, वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि जर्नलिज्म नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मालिक वो होने नहीं देते हैं। जर्नलिस्टों के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, रेजिस्टेंस के ऑप्शंस लिमिटेड है और जगहें लिमिटेड है जहां पे ये काम हो सकता है। ये भाषा कांग्रेस के टाइम भी था। अगर आप राडिया टेप्स में सुनेंगे, देखेंगे जो नेक्सस था जर्नलिज्म का, कैपिटल का और सीनियर एंकर्स का, वो हमें तब भी दिखा था। इस ढांचे को जब मोदी ने देखा, और उसने गुजरात से देखा हुआ था जहां पे उसने प्रेस के साथ डील किया हुआ है, गुजरात समाचार से लेके छोटे बड़े प्रेस। आप वो जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो हाल में निकली थी जिसमें मोदी बात कर रहा है, वो पूरे गुजरात के बारे एक ही चीज बोलता है कि मैंने एक ही गलती की थी। क्या गलती की थी? कि मैंने मीडिया को ठीक से संभाला नहीं था। उसको इस बात पे कोई चिंता नहीं है कि 1000 लोग मरे थे, कि पुलिस ने काम नहीं किया है, ये हुआ है। उसको चिंता इतनी थी कि मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। वो मैनेजमेंट उसने गुजरात में दंगों के बाद सीखी थी। वो मैनेजमेंट 2014 से इंप्लीमेंट हो रही है। सबसे पहले मालिकों को काबू किया गया है। ये मालिक जो शुरू में काबू हुए हैं वो हैं हिंदुस्तान टाइम्स की शोभना भारतीया और टाइम्स ऑफ इंडिया की जेट्स। ये अपने समिट चलाते थे, बड़े बड़े समिट। मोदी ने वो समिट पे आने से ही इनकार कर दिया था पहले दूसरे मौके पे जब उनको न्योता देने गए थे। जहां तक सुनने को मिलता है एक बड़ी फाइल पकड़ा दी गई थी कि भाई आप लोग ये खबर छापते हैं और मेरे को बुलाना चाहते हैं। उस मीटिंग के बाद जो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था वो बदला गया, एक हेड ट्रैकर था जो वो बंद हो गया। ये चेंजेस आपको साफ दिखते हैं। तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को झुकने में बहुत कम टाइम लगा, साल 1.5 साल तक नहीं चले। टेलीविजन की बर्बादी पहले हो चुकी थी क्योंकि उसका ओनरशिप पैटर्न ही खोखला है। जो एनडीटीवी की हम बात करते हैं वो रिलायंस के पैसे पे तब तक जीवित था। मोदी को ये बात मालूम थी। वही प्रेशर से उसने ओनरशिप इवेंचुअली रिलायंस से अडानी की बदल दी है क्योंकि अडानी उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। हीरोइज्म जहां पे हम देखते हैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज पहले से ही प्रेजेंट थी। मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखिए पहले साल 1.5 साल के अंदर चुप हो गया था। और वो चुप इसीलिए हुआ था क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट की एक खास ख्वाहिश थी कि अगर आप अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप अगर क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं, वो तभी हो सकता है अगर आपका
मीडिया और जर्नलिज्म पे पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। उनका हम जिस चीजों पे फोकस करते हैं कि वो पकड़ के लोगों को जेल डाल देते हैं या रेड कर देते हैं, वो भी वो बहुत सोच समझ के करते हैं। आप देखिए दिल्ली में बैठे बैठे कौन से ऐसे बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो मुस्लिम नहीं हैं और जो लेफ्ट से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, जिनका बैकग्राउंड मार्क्सिस्ट, जिनको उन्होंने पकड़ के जेल में डाला है। ऐसा क्या डर आ गया है कि मुंह बंद करके लोग दिल्ली में बैठे हुए? उसका कारण सिंपल है और मोदी भी जानता है। एवरेज मिडिल क्लास इस देश का जर्नलिस्ट को शामिल करते डरपोक है। डराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लोग घूमते रहते हैं ये डर से कि भाई हमें पता नहीं कब जेल होने वाला है। 90% जो लोग ये स्टेटमेंट में दिल्ली मेरे को देते हैं उनका वही हाल है जो मैं एक्सप्रेस की बात कर रहा था कि अगर वो सरकार को पैसे दे दे तब भी उन्हें सरकार जेल में नहीं डालेगी। अपना मुंह बंद रखने के लिए, अपने आप को चुप रखने के लिए ये एक बहाना मिल गया है कि सरकार ये कर देगी, सरकार का ये हाल है। जो काम उनसे नहीं मांगा गया था वो काम कर रहे हैं। जो कहते क्रॉल व्हेन आस्क्ड टू बेंड, उससे कहीं ज्यादा कर दिया है बिना किसी के कहे। तो और सरकार इतना भी समझती है कि आप ये देखिए, वायर की बात हुई थी, जो अभी एक आर्टिकल का टेक डाउन हुआ था, हमने कश्मीर पे एक पीस किया था और पीसेस करते रहे हैं कि कश्मीर में क्या क्या राइट्स वायलेशन, आर्मी की किलिंग्स, टॉर्चर, ये पहलगाम के पहले और पहलगाम के बाद भी चली आ रही है। जब इनको लगता है कश्मीर हमारे साथ है, तब कश्मीरियों को के साथ जो ये व्यवहार कर रहे हैं वो अपने मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जब हमने स्टोरी छापी तो पहले तो प्रिंट में हमने डाली, प्रिंट मैगजीन, फिर हमने डिजिटल उस पर डाली। हमें नोटिस मिला, वायर ने वो स्टोरी कुछ अंश उसके रिप्रोड्यूस किए। हमें नोटिस टेक डाउन का मिल गया अंडर द न्यू डिजिटल लॉस। उसको जब चैलेंज किया तो हमें नोटिस एक और आ गया कि भाई अगर आप इसे नहीं हटाते हम आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बंद कर देंगे। तो वो स्टोरी हट गई, वो केस अब तक चल रहा है। पर जो स्टोरी प्रिंट में थी वो आज तक अवेलेबल है। इसका मतलब कि स्टोरी में दिक्कत नहीं थी। आप डिजिटल में किसी चीज को हटाना चाहते हैं, आपको उसका कोई बेसिस नहीं, आप उसको एंटी नेशनल कह सकते हैं, आपको कोई भी उसको टर्म दे सकते हैं और 4 ब्यूरोक्रेट होम मिनिस्ट्री के या 5 जिनकी कमेटी बैठ के वो स्टोरी आपकी बंद कर सकती है। ये क्यों है? क्योंकि सरकार को मालूम है कि प्रिंट की रीच आज लिमिटेड है। जो स्टोरी डिजिटल पे पहुंच जाती है पोटेंशियली वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो ये सरकार सब कुछ बंद करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो न्यूज का जो पहुंच है, कहां तक जाती है, किसके पास पहुंचती है, कितना पहुंचती है, उसका दायरा लिमिट करना चाहिए। तो अगर हम छापते हैं कैरावैन, अगली बारी हमने फॉलो अप किया जिसमें हमने 2 जनरल्स के नाम किए, जो एक एनडीए को हेड कर रहा है, नेशनल डिफेंस एक्ट, और दूसरा जो रोमियो फोर्स का कश्मीर में भी इंचार्ज। दोनों टॉर्चर में डायरेक्टली इंप्लिकेटेड थे, वहां बैठ के उन्होंने टॉर्चर कंडक्ट किया है, सबूत के साथ हमने ये छापा है। वो स्टोरी सरकार ने नहीं हटाई। उन्हें मालूम था कि पहली स्टोरी में हमने हटाने से जो स्टोरी को पब्लिसिटी दी है उससे बेहतर है कि आप कुछ ना करें, क्योंकि हमें मालूम है कि बाकी जो मीडिया है ये स्टोरी को ना फॉलो करेगी, ना ये स्टोरी लोगों तक पहुंचेगी। सरकार का इंटरेस्ट ये है और मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका ये है। वो ये नहीं चाहते हैं कि सारी मीडिया को बंद कर दें या सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दें। वो ये चाहते हैं कि आम जो नागरिक बैठा हुआ है वो सरकार के अगेंस्ट क्रिटिकल जो व्यू पॉइंट्स हैं वो ना देख पाए, सुन पाए। और ये कैसे हो सकता है, इसके लिए इन्होंने कानून बनाए हैं, हथकंडे बनाए हैं। जब ये सब नहीं सक्सीड करते तभी जाके ये कोई रेप की बात करते हैं या किसी अरेस्ट की बात करते हैं। पर जो कानून इनके हाथ में है ये एक और दायरा है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल न्यूज को, और आज पूरा का पूरा जो न्यूज की पाइपलाइन है। इवेंचुअली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूज की पूरी पाइपलाइन 2 लोगों के हाथ में आ जाएगी इस देश में। सरकार को 10
ओनर से फिक्र होती थी, 50 से होती थी। इवेंचुअली फोन लिंक्स, प्रोडक्शन हाउसेस, इंटरनेट, न्यूज प्रोडक्शन या तो अंबानी के हाथ में है या अडानी के हाथ में। और अगले 5-7 साल में आप ऐसा कंसोलिडेशन देखेंगे कि अल्टीमेटली न्यूज के यही दो सोर्सेज रहेंगे। सरकार को किसी भी चीज पे कंट्रोल चाहिए तो उनको इशारा भी नहीं करना, ये दोनों चाहते हैं कि सरकार क्या चाहती है, उसके लिए सरकार को कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये कंट्रोल इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि ये टोटलिटेरियन सोसाइटी या एक इमरजेंसी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। रशिया में भी लोग जानते हैं कि मीडिया उनसे झूठ बोल रही है, टर्की में भी लोग जानते हैं। यहां पे एक इल्यूजन है कि प्राइवेट डिवर्सिटी न्यूज में एग्जिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो खबर आ रही है वो सरकार से नहीं आ रही, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा का असर और भी ज्यादा है। तो इस सब में मैं कोई होप नहीं दे रहा हूं, मैं तो इतना कह रहा हूं कि आज जो जितना बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, उसके लिए जगह अवेलेबल है। डरने की उतनी बड़ी बात नहीं है, पर सरकार की कोशिश है कि ये बोलने या एक्सप्रेस करने के तरीके को फ्यूटाइल कैसे करें। और ये एक इंस्टीट्यूशनल लड़ाई है। ये लड़ाई तभी सक्सीड हो सकती है जब ये सरकार को एक पॉलिटिकल चैलेंज माउंट करे। अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट, और ये भी लिबरल मीडिया की दिक्कत है कि वो जब मोदी को गाली दे सकते हैं, मुड़ के ये नहीं देखते हैं कि हमारी ऑपोजिशन निकम्मी है, जो लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़ रही है। जब तक वो लड़ाई ढंग से नहीं लड़ी जाएगी, जो अकाउंटेबिलिटी हम मोदी से मांगते हैं जब हम खुल के बोलते हैं, वही अकाउंटेबिलिटी हमें ऑपोजिशन से मांगनी जरूरी है। क्योंकि जब तक वो लड़ाई ढंग से नहीं लड़ते तब तक चेंज नहीं आएगा। जब तक ये जो घुटन है ये चलती रहेगी और न्यूज और मीडिया का जो प्रोसेस है या जो उसका दायरा है वही मीनिंगलेस हो जाएगा। मेरा विचार तो ये है कि हम लोग खड़े होकर बोलते रहेंगे पर इस बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। थैंक यू।